हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अमित रंजन सिंह है और मैं आप सभी लोगों का एग्जैक्ट एज के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे हैं और ये जो नया वीडियो है, जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये वीडियो क्लाउड से संबंधित है। आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है और कितने तरह का क्लाउड है। मेजर कुछ क्लाउड्स के बारे में हम लोग जानेंगे और सारे क्लाउड्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानेंगे कि किस क्लाउड से रेन होगा, किस क्लाउड से क्लियर स्काई की सूचना है, कौन सा क्लाउड साइक्लोन को इंडिकेट करता है, किस सब तरह के क्लाउड से सन के चारों ओर हेलो वगैरह क्रिएट होता है। तो ये सारा जो क्लाउड से संबंधित क्वेश्चंस है ना, ये यूजुअली आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लाउड से संबंधित क्वेश्चंस को आप लोग प्रीलिम्स में भी देख सकते हैं। प्रीलिम्स में भी कई क्वेश्चन क्लाउड से संबंधित आता है और मेंस में हम लोग अगले मतलब जब ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां पे अगर आपको क्लाउड का आइडिया क्लियर है तो आप समझ जाइएगा कि किस तरह का क्लाउड से कैसा रेन होगा और उस तरह के रेन से फिर आप बाकी चीजों को कोरिलेट कर पाइएगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा हो सकता है, सॉइल इरोजन कैसा होगा या सॉइल कंजर्वेशन किस तरह से हो सकता है। तो ये सारे चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कंडेंसेशन चैप्टर देखे थे और कंडेंसेशन चैप्टर में हम आपको ये बताए थे कि एयर में अगर वाटर वेपर वापस वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट होने लगता है, तो वाटर वेपर जब वाटर मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है तो इस तरह के प्रोसेस को यूजुअली हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन का कई सारा फॉर्म है, जैसा पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि अगर कंडेंसेशन लोअर एटमॉस्फेयर में हो जाता है तो ये कई चीजों के रूप से जाना जाता है। लाइक इट इज नोन एज इन लोअर एटमॉस्फेयर इट इज नोन एज फॉग। इसको हम लोग फ्रॉस्ट के नाम से या ड्यू के नाम से, स्मॉग के नाम से, हेज वगैरह के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंडेंसेशन अपर एटमॉस्फेयर में हो जाए, यानी कि कंसिडरेबल हाइट पे हो जाए, अर्थ के सरफेस से ऊपर कुछ सर्टेन हाइट पे अगर एयर में कंडेंसेशन होने लगे, तो इस तरह के कंडेंसेशन के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्लाउड कहते हैं। तो क्लाउड इज नथिंग, इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन का एक फॉर्म है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लाउड को बेसिक रूप से डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज क्लाउड, तो क्लाउड का डेफिनेशन यहाँ पे हम आपको लिख के दिए हुए हैं कि क्लाउड्स आर द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, इट इज द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन मतलब कि आप कंडेंसेशन के बाद सबसे ज्यादा जो आसमान में सबसे ज्यादा विजिबल जो होता है वो क्लाउड ही दिखता है। फॉग वगैरह आपको हमेशा नहीं दिखता है, ड्यू वगैरह हमेशा नहीं दिखता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन सी द क्लाउड इन द स्काई। ठीक है, और ये जो है इट इज द एग्रीगेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट आइस क्रिस्टल्स usually formed at considerable elevation. It forms due to adiabatic cooling of air and it is confined to the troposphere only. तो देखिए, अगर इस डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्लाउड है क्या? ये एक्चुअली एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन मतलब एक तरह का एक ही जगह कलेक्टेड रहता है कई चीज। क्या सब कलेक्टेड रहता है? जैसे कंडेंसेशन के बाद वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करता है। कंडेंसेशन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हुआ है, यानी कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हुआ है, तो आइस क्रिस्टल्स फॉर्म कर सकता है। तो क्लाउड जो है ना, ये एग्रीगेशन है वाटर ड्रॉपलेट का और आइस क्रिस्टल्स का। ठीक है, जो आपको हायर हाइट पे दिखेगा, कंसिडरेबल एलिवेशन पे, यानी कि काफी ऊंचाई पे दिखता है। ठीक है, लेकिन क्लाउड जो बनता है ये किस तरह से बनता है? इट फॉर्म्स ड्यू टू एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ द अर्थ एयर। ठीक है, एयर में जब एडियाबेटिक कूलिंग होता है ना, तो एयर के एडियाबेटिक कूलिंग के बाद क्लाउड बनता है। इसमें एक चीज और लिखे हैं कि इट इज मोस्टली कन्फाइंड टू द ट्रोपोस्फेयर। यह जो है मोस्टली ट्रोपोस्फेयर में कन्फाइंड होता है। ये एकदम सही है। क्लाउड जो है ना, ये ट्रोपोस्फेयर में ही कन्फाइंड रहता है, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट 100% सही मत मानिएगा। कुछ क्लाउड क्या होता है, आपको स्ट्रेटोस्फेयर में भी मिल सकता है। जैसे साइरस टाइप ऑफ क्लाउड जो है, समटाइम यू कैन सी देयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, बट ये सब क्लाउड बहुत ही माइनर है। मोस्ट ऑफ द क्लाउड जो है ये आपको ट्रोपोस्फेयर पे ही मिलेगा और मोस्ट ऑफ द क्लाउड आपको 6, 7, 8 किलोमीटर के हाइट जाते जाते तक खत्म हो जाता है, मोस्ट ऑफ द क्लाउड। ठीक है, तो क्लाउड का नेचर है कि ट्रोपोस्फेयर में कन्फाइंड होता है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में भी समटाइम आप क्लाउड देख सकते हैं। दैट इज नोन एज साइरस टाइप ऑफ क्लाउड। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो क्लाउड बन रहा है, ठीक है, ये क्लाउड बनने के पीछे जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक कूलिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्लाउड फॉर्म्स ड्यू टू एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ एयर। तो अभी हम लोग का सबसे पहले ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, इसको जरा हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज डायबेटिक कूलिंग ऑफ एयर एंड व्हाट इज एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ एयर। ठीक है,
तो देखिए एयर का जो है कोई भी पार्सल ऑफ एयर जो है, सपोज करिए कि हम यहां पे एक पार्सल ऑफ एयर लेते हैं, ठीक है, लाइक ये एक हमारे पास एयर पार्सल है, ये एयर का एक पार्सल है। जैसे मान लीजिए आपके सिटी का जो एयर है, सिटी के ऊपर जितना भी एयर है वो एक, उसको एक एयर पार्सल आप मान लीजिए, या आपके रूम के अंदर जितना एयर है उसको आप एक एयर पार्सल मान लीजिए, है ना। और सपोज करिए कि इस एयर का जो पार्सल है इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो ये एयर दो तरह से कूल हो सकता है, इसका कूलिंग या हीटिंग दो प्रोसेस से हो सकता है। कूलिंग तब होगा जब एयर का टेम्परेचर कम होने लगेगा, हीटिंग तब होगा जब एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो किसी भी एयर पार्सल का कूलिंग और हीटिंग दो तरह से हो सकता है, एक जिसको कहते हैं डायबेटिक और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक, ठीक है। तो एयर का जो कूलिंग और हीटिंग होता है वो दो प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा इसको मेंशन कर दें, हीटिंग एंड कूलिंग mechanism of any air parcel, ठीक है। इसमें दो तरह का प्रोसेस हो सकता है, दो तरीका से एयर में या तो हीटिंग होगा या कूलिंग होगा। एक जिसको हम लोग कहते हैं यूजुअली डायबेटिक, ठीक है, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायबिटिक एंड एडियाबेटिक? अगर एयर का कूलिंग, सपोज करिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं कूलिंग पे, अगर एयर का कूलिंग डायबिटिक प्रोसेस से हुआ है तो एयर अपना हीट वाटर मीडियम से एक्सचेंज किया। जैसे कि मान लीजिए अगर ये एयर पार्सल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस एयर का टेम्परेचर कम हो गया, कम होके सपोज करिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो अगर इस एयर का टेम्परेचर कम हुआ है डायबिटिक प्रोसेस से, तो ये जो अपना हीट है ना ये वाटर मीडियम को दे दिया। वाटर मीडियम के कारण जब इसके हीट टेम्परेचर में कोई चेंज आए तो इस तरह के चेंज को हम लोग डायबिटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। वाटर मीडियम से ये तीन तरह से कूल हो सकता है, या तो ये अपना हीट को रेडिएट कर दिया, ये एयर पार्सल अपना हीट को रेडिएट कर दिया, ठीक है। तो जब एयर पार्सल अपना हीट रेडिएट करके बाहर में दे दिया, वाटर मीडियम को दे दिया, तो रेडिएशन के कारण इसका हीट जो है निकल के बाहर चला गया। तो रेडिएशन प्रोसेस के कारण जब इसका हीट निकल के बाहर चला गया तो वाटर मीडियम में चला गया और इस तरह से इसका टेम्परेचर कम होकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक। तो डायबिटिक कूलिंग तब होता है, डायबिटिक प्रोसेस ऑफ कूलिंग तब होता है जब कोई भी एयर पार्सल वाटर मीडियम के साथ अपना हीट एक्सचेंज करता है, और ये तीन तरह से हो सकता है, ठीक है। डायबिटिक कूलिंग तीन तरह से हो सकता है, एक हो सकता है रेडिएशन मैकेनिज्म से, ठीक है। रेडिएशन जैसा कि हम इस डायग्राम में आपको बताएं कि मान लीजिए कि आपका रूम का एयर है और ये एयर काफी 40 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म है और ये इस रूम के एयर से क्या होगा, हीट रेडिएट कर रहा है और रेडिएट करके रूम से बाहर चला गया। तो जब हीट एनर्जी रेडिएट करके रूम से बाहर चला गया तो वाटर मीडियम को दे दिया, ठीक है, बाहर वाले एरिया को हीट सप्लाई कर दिया और रूम के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। इस तरह से ये रेडिएशन मैकेनिज्म से कूलिंग हुआ है। दूसरा हो सकता है आपको कांटेक्ट के कारण, ठीक है। कांटेक्ट क्या, यानी कि जिसको कंडक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो आपका एयर है रूम का, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये सडनली कांटेक्ट में आ गया किसी ऐसे बॉडी से या कोई ऐसे एयर से जिसका टेम्परेचर की, इमेजिन करिए कि एक दूसरा बॉडी ले लेते हैं, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगर इसका बॉडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है दूसरे बॉडी का और दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आया तो कंडक्शनल मैकेनिज्म से एयर का जो हीट एनर्जी है ये ऑब्वियस बात है इधर से इधर की ओर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि ये पार्सल 1 है और ये पार्सल 2 है ना, तो पार्सल 1 से पार्सल 2 की ओर जो है हीट एनर्जी चला जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि जब कोई वार्म एयर कोई कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आता है या वार्म एयर कोई कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में आता है, लाइक अर्थ के सरफेस जहां पे कि सरफेस का टेम्परेचर कम है एयर के तुलना में, तो वार्म एयर क्या करेगा, अपना हीट एनर्जी जो है वो कोल्ड बॉडी को दे देगा, ठीक है। तो जो बॉडी का टेम्परेचर की रिलेटिवली कम होगा उसको वो हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और चूंकि उसको वो हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देगा तो एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म से भी एयर का कूलिंग हो सकता है, ठीक है।
तीसरा कूलिंग हो सकता है आपको एडवेक्शनल मैकेनिज्म से। एडवेक्शन में क्या होता है कि सपोज करिए कि ये एक वार्म एयर है, ठीक है, यहां पे आपको एक वार्म एयर है, ये यूजुअली टेम्परेट साइक्लोन के टाइम देखा जाता है कि ये एक वार्म एयर मास है और इधर से एक दूसरा एयर मास आ गया जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड एयर मास। तो ये जो वार्म और कोल्ड एयर मास है, तो एडवेक्शन के कारण क्या होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, एयर जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव किया। तो होता क्या है, यहाँ पे एक वार्म एयर मास है और यहाँ पे आपको कोल्ड एयर मास है, ठीक। तो वार्म और कोल्ड एयर मास में एडवेक्शन हुआ यानी कि हॉरिजॉन्टली मूव किया। जब ये हॉरिजॉन्टली मूव किया तो वार्म और कोल्ड एयर मास एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, और जब वार्म और कोल्ड एयर मास एक दूसरे के कांटेक्ट में आया तो ऑब्वियस बात है दो एयर मास एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है कि दोनों के टेम्परेचर में चेंजेज आ जाएगा। तो चेंज आने के कारण जो है वार्म वाला कोल्ड हो जाएगा और कोल्ड वाला वार्म हो जाएगा, और इस सिचुएशन में जो है आप कह सकते हैं कि एडवेक्शनल मैकेनिज्म से यहाँ पे जो है टेम्परेचर का चेंजेज हुआ है, टेम्परेचर जो है वो आपको कम हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम एयर के कूलिंग या हीटिंग की बात करते हैं तो डायबेटिक तरीका से जब एयर वार्म होता है या डायबेटिक तरीका से जब एयर कोल्ड होता है तो ये आउटर मीडियम में हीट को एक्सचेंज कर देता है। जब वो कोई एयर अपना आउटर मीडियम के साथ हीट को एक्सचेंज करे और उसके कारण उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आए, तो सच टाइप ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज एक्चुअली नोन एज डायबेटिक प्रोसेस ऑफ चेंज, डायबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, या इसको डायबेटिक प्रोसेस कह सकते हैं हीटिंग और कूलिंग का, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हम लोग समझ गए कि व्हाट इज डायबेटिक प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग और व्हाट इज डायबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है, एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर में कोई भी एयर जो है, एयर का जो पार्सल है, ठीक है, ये आउटर मीडियम से हीट का कोई एक्सचेंज नहीं करता है। आउटर मीडियम में इसका हीट को ना ये अपना हीट आउटर मीडियम को देता है, ना ही आउटर मीडियम से ये हीट लेता है। आउटर मीडियम से इसका कोई चेंजेज नहीं होता है, हीट एक्सचेंज कहीं से भी नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई एयर अपना वॉल्यूम चेंज करे, सपोज करिए कोई एयर होता है, एयर का पार्सल है और ये एयर पार्सल एक्सपेंड कर जाए, फैल जाए, तो जब ये इसमें एक्सपेंशन होगा ना तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो जब कोई एयर में एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन होने के कारण इसके अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी तरह से सिमिलरली जब कोई एयर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सिकुड़ता है, तो जब कोई एयर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी उसका टेम्परेचर चेंज कर जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस में आप देखते हैं कि ड्यू टू द change of its volume or due to the expansion or contraction of air, the temperature inside the air gets changed, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो एयर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बदल जाता है। तो इसमें आउटर मीडियम से उसको हीट का कोई लेना देना नहीं है, उसका वॉल्यूम बदल गया, जब वो एक्सपेंड किया तो वो बड़ा वॉल्यूम का हो गया, जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो छोटा वॉल्यूम का हो गया। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसके अंदर का टेम्परेचर बदल गया, और इस तरह के चेंज ऑफ टेम्परेचर को एक्चुअली हम लोग एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कोई भी एयर पार्सल ले लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे एक एयर पार्सल है, ठीक है। इस एयर पार्सल का टेम्परेचर सपोज करिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और ये एयर वार्म हो गया। सपोज करिए कि ये एयर वार्म है, काफी वार्म है अपने नियर बाय एक एयर के तुलना में। तो वार्म होने के बाद कोई भी जो एयर होता है ये ऊपर उठता है, ठीक है, ये वर्टिकली राइज करेगा, ठीक है। तो जैसे ये एयर ऊपर उठता है तो क्या डिफरेंस आता है हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये एयर पार्सल वार्म होने के कारण ऊपर उठ गया, तो जैसे जैसे कोई एयर पार्सल ऊपर उठेगा तो ऊपर में एयर का डेंसिटी कम हो जाता है। जैसे सपोज करिए एयर पार्सल यहाँ पे है और इस एयर पार्सल का टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब इस एयर पार्सल का टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो ये एयर वार्म होने के कारण ऊपर उठेगा। जब ये एयर वार्म होने के कारण ऊपर उठेगा तो ऊपर के एयर का डेंसिटी कम हो जाता है, ऊपर में कम एयर है। तो चूंकि ऊपर के एयर में डेंसिटी की कमी हो जाती है तो ये एयर पार्सल ऊपर उठने के बाद फैल जाता है, और जैसे ये एयर पार्सल ऊपर उठने के बाद फैलेगा इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा। तो सपोज करिए ये एयर पार्सल आप एक्सपेंड कर गया, ठीक है। तो जैसे ये एयर पार्सल एक्सपेंड करेगा ऊपर उठने के बाद इसमें हो जाएगा आपको एक्सपेंशन, ठीक है। और जैसे इसमें एक्सपेंशन होगा तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा।
अब हो सकता है कि अगर ये 1000 मीटर की हाइट पे ऊपर उठा है, सपोज करिए कि ये हाइट 1000 मीटर का है, तो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर सकता है, जिसको ड्राई एडियाबेटिक कहेंगे। अभी हम लोग ड्राई और मॉइस्ट एडियाबेटिक पे आते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर ये 1000 मीटर के ऊपर से 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठा तो एयर में एक्सपेंशन होगा। एयर में एक्सपेंशन होने के कारण इसके अंदर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाएगा और अगला टेम्परेचर इसमें हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये एयर पार्सल जब अर्थ के सरफेस पे था तो इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन जैसे ये एयर ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि इसमें एक्सपेंशन हो जाता है। ऊपर उठने के बाद एक्सपेंशन क्यों होता है? क्योंकि नीचे में, अगर ये एयर नीचे था, ग्राउंड सरफेस पे था, तो यहाँ पे एयर का डेंसिटी अधिक होता है। एयर डेंसिटी या एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है ये काफी अधिक है, ठीक है। तो अधिक डेंसिटी होने के कारण एयर पार्सल जो है सिकुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मेट्रो पे जाते हैं, वहां पे मान लीजिए किसी सीट पे 5 आदमी बैठ सकता है और उसमें 7 आदमी बैठा हुआ है, 7 आदमी बैठा हुआ है, तो आप सिकुड़ के बैठे रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप 5 आदमी से, चूंकि वो 5 सीटर है, उस पर 7 आदमी बैठा हुआ है, तो हर एक आदमी सिकुड़ के बैठा हुआ है। लेकिन सब सपोज करिए कि 4 आदमी उतर जाए या 5 आदमी उतर जाए, तो सडनली 5 सीटर पे अब 2 आदमी बैठ गया, तो 2 आदमी बैठेगा तो वो फैल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि नीचे में एयर है, तो नीचे में क्या होता है कि एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसीलिए एयर पार्सल सिकुड़ा हुआ रहता है, उस पर चारों ओर से फोर्स लगा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ये एयर वार्म होकर ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद एयर का डेंसिटी घटता है और एयर के डेंसिटी घटने के कारण ये एयर पार्सल फैल जाता है। और जैसे ये एयर पार्सल फैलेगा तो ऑब्वियस बात है एक्सपेंशन के कारण इसका टेम्परेचर चेंज कर जाएगा। चूंकि इसका टेम्परेचर इसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण चेंज किया है, तो इस तरह के चेंज ऑफ टेम्परेचर को एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो चेंज हुआ, इसका आउटर मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। आउटर मीडियम को ना ये हीट दिया, ना ही आउटर मीडियम से हीट लिया, है ना। ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में चेंज आने के कारण इसका टेम्परेचर बदल गया। सिमिलर प्रोसेस में अपोजिट भी आप इसको रिवर्स करके भी सोच सकते हैं। रिवर्स करके कैसे सोच सकते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। मान लीजिए कि यही एयर पार्सल अब नीचे उतरता है, ठीक है। तो जब ये एयर पार्सल नीचे उतरेगा तो नीचे उतरने के बाद क्या होगा, ऊपर उठने के बाद जब ये फैलता है तो नीचे उतरने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कोई भी एयर जो ऊपर उठता है वो एक्सपेंड करता है और कोई भी एयर जो नीचे उतरता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जब कोई एयर पार्सल ऊपर से नीचे उतरता है तो नीचे उतरने के बाद इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये एयर जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, यही एयर पार्सल अगर वापस फिर से नीचे उतर जाए, 1000 मीटर की हाइट से नीचे उतर जाए, ठीक है, तो अब इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर से इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो क्या देखते हैं कि एयर का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण अगर एयर में किसी भी तरह का टेम्परेचर चेंज हुआ तो सच टाइप ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसको एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। इसमें दोनों चीज हो सकता है, ऊपर उठने वाला एयर फैलेगा, उसमें एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होने के कारण वो ठंडा हो जाएगा। नीचे उतरने वाला एयर में कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो वार्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए असेंडिंग एयर कोल्ड होता है, डिसेंडिंग एयर वार्म होता है, ठीक है। तो ये सब तरह की चीजों को हम लोग देखेंगे यूजुअली कॉन्सेप्ट में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है ये हम लोग समझ गए। ये क्यों होता है जरा ये भी हम थोड़ा सा 5 मिनट समय लेके आपको समझा देते हैं। एक्चुअली हीट क्या है थोड़ा सा हम ये समझा दें। हीट क्या है? हीट जो है ना वो किसी भी सब्सटेंस में जो मोलिक्यूल्स होता है, वो मोलिक्यूल में जो मूवमेंट होता है, मोलिकुलर मूवमेंट के कारण फ्रिक्शन जनरेट करता है, ठीक है। और फ्रिक्शन जनरेट करने से जो एनर्जी उत्पन्न होता है, एनर्जी आता है, उस एनर्जी को एक्चुअली हम हीट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एयर का कोई पार्सल है या आपके रूम में जो एयर है उसमें एयर मोलिक्यूल्स है, ये एयर मोलिक्यूल्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो एयर मोलिक्यूल्स जब मूव कर रहा है तो एक एयर मोलिक्यूल दूसरे एयर मोलिक्यूल से टकराता है, क्योंकि मूवमेंट के दौरान एक एयर मोलिक्यूल दूसरे एयर मोलिक्यूल से टकराएगा, तो टकराने से जो होता है एयर मोलिक्यूल्स के बीच फ्रिक्शन जनरेट करता है। जब एयर मोलिक्यूल्स के बीच फ्रिक्शन जनरेट करेगा तो इस फ्रिक्शन से जो एनर्जी जनरेट करता है उस एनर्जी को एक्चुअली हम लोग हीट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब जरा सपोज करिए कि आप जिस रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं उस रूम में जो एयर का मोलिक्यूल्स,
अभी मूव कर रहा है और मूवमेंट के दौरान एक दूसरे से उसका फ्रिक्शन हो रहा है और फ्रिक्शन के कारण उससे जो एनर्जी जनरेट किया वो उस रूम का हीट है। लेकिन सपोज करिए कि इस रूम के वॉल्यूम को सडनली काफी बड़ा कर दीजिए, जो भी वॉल्यूम है आपके रूम का उसको 3 गुना 4 गुना बड़ा कर दीजिए। तो अगर आप अपने रूम के वॉल्यूम को बड़ा कर दिए तो एयर मोलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब एयर मोलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एक एयर मोलिक्यूल दूसरे एयर मोलिक्यूल से कम टकराएगा। एक एयर मोलिक्यूल दूसरे एयर मोलिक्यूल से जो उसका जो पॉसिबिलिटी है कोलिजन का वो कम हो जाएगा, और जब पॉसिबिलिटी कोलिजन का कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन के द्वारा जो हीट जनरेट करेगा वो भी घट जाएगा। और जब फ्रिक्शन के द्वारा जो हीट है वो फ्रिक्शन कम होगा तो उससे जो है एनर्जी भी कम जनरेट करेगा और एयर जो है कंसिडरेबली आपको बहुत ज्यादा वार्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर एयर एक्सपेंड करता है तो एयर मोलिक्यूल्स के बीच फ्रिक्शन कम हो जाता है और हीट कम जनरेट करता है और टेम्परेचर कम हो जाता है। उल्टा हो जाएगा अगर एयर को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर रूम के एयर को, रूम के वॉल्यूम को अचानक से आप काफी छोटा कर दीजिए, तो जब रूम का वॉल्यूम काफी छोटा हो जाएगा तो एक एयर मोलिक्यूल दूसरे एयर मोलिक्यूल से अधिक टकराएगा। ठीक है, और अधिक टकराने के कारण फ्रिक्शन ज्यादा होगा और फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण हीट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, आप ये बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि वॉल्यूम में चेंज आने के कारण क्यों कोई एयर पार्सल कम का टेम्परेचर कम होगा और क्यों कोई एयर पार्सल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डायबिटिक प्रोसेस ऑफ चेंज, डायबिटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर और एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग थोड़ा और लेके चलते हैं आगे के टॉपिक पे। देखिए, ये जो एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर ये 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉइस्ट एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दोनों के बीच हम जरा डिफरेंस बता दें, थोड़ा सा पीटी के लिए भी ये फैक्ट जान लीजिए, आपको हेल्प करेगा। ड्राई एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आफ्टर एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट। ठीक है, या आफ्टर एवरी 1000 मीटर कह सकते हैं, हाइट को यहां पे हटा दीजिए, हाइट अप एंड डाउन हो सकता है, बट इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड मानिए आफ्टर एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट, वेयर एज द मॉइस्ट एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट। ठीक है, ड्राई एडियाबेटिक 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मॉइस्ट एडियाबेटिक जो होता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका कोई एयर है, सपोज करिए कि अर्थ का सरफेस, दिस इज व्हाट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहां पे इमेजिन करिए कि कोई एयर पार्सल है, यहां पे ये एयर का एक पार्सल है। ठीक है, ये एयर पार्सल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो हीटिंग के बाद जब ये एयर ऊपर उठता है, वार्म होने के बाद जब ये एयर ऊपर उठता है, और सपोज करिए कि ये हाइट 1000 मीटर का है। ठीक है, तो 1000 मीटर के हाइट पे जाने के बाद ऑब्वियस बात है कि जितना ये ऊपर उठेगा उतना इसमें एक्सपेंशन होगा, ये एयर पार्सल में एक्सपेंशन हो जाता है, ये फैल जाता है। क्यों फैलता है? क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर के एयर का डेंसिटी कम होता है, और कम डेंसिटी होने के कारण इसमें जो है ऊपर में जाने के बाद एक्सपेंड करता है। तो जब ये ऊपर उठेगा, 1000 मीटर की हाइट से ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठने के बाद इसमें एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन होने के बाद इसका टेम्परेचर अब घट के हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
क्यों 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? बिकॉज आफ्टर एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट इट्स टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा अगर ये ऊपर उठता है तो। सिमिलरली अपोजिट भी सही होगा, अगर ये एयर नीचे उतरता है तो 1000 मीटर नीचे उतरने के बाद टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होने लगे आफ्टर एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट, ठीक है, तो इस तरह के जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है उसको ड्राई एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, ड्राई एडियाबेटिक के प्रोसेस में हमेशा टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज होगा आफ्टर एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट। क्लियर हो गया? लेकिन एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉइस्ट एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। मॉइस्ट एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, जरा ये भी हम समझ लें कि मान लीजिए कि इस टेम्परेचर पे, ये जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे एयर में अब कंडेंसेशन शुरू हो गया, कंडेंसेशन बिगिंस। ठीक है, मान लीजिए कि जब ये एयर 1000 मीटर से ऊपर उठा तो एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से घट के 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लेकिन जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं कि अगर एयर का टेम्परेचर कम होगा तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, और अगर उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो बढ़ने के बाद उस एयर में कंडेंसेशन शुरू हो सकता है अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% को एक्सीड कर गया है, क्रॉस कर गया। तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि जब ये एयर नीचे था, अर्थ के सरफेस पे था, सपोज करिए ये कोई वार्म एंड मॉइस्ट एयर है, इमेजिन दिस एयर इज वार्म एंड मॉइस्ट, यानी कि ये गर्म भी है और इसमें ह्यूमिडिटी भी है, वाटर वेपर भी है काफी। तो जब ये 1000 मीटर के हाइट पे ऊपर उठा तो 1000 मीटर के हाइट पे ऊपर उठने के बाद इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से घट गया। ठीक है, इसको कहेंगे कि अभी तक जो ये कूलिंग हुआ है इसका वो ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस से हुआ। लेकिन 1000 मीटर ऊपर उठने के बाद अब इसका चूंकि टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस एयर के अंदर अब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि एयर मॉइस्ट भी है, इसमें वाटर वेपर है। तो जब एयर के अंदर अब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया तो अब जब एक बार जब इसके अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तब जब ये एयर ऊपर उठेगा ना, तो अब ये जो एयर ऊपर उठेगा ये मॉइस्ट एडियाबेटिक के रेट से उठेगा, यानी अब इसका टेम्परेचर जो चेंज होगा, सपोज करिए कि अब इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है और कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद अब ये एयर जो है फिर से अगेन कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद फिर से ये 1000 मीटर की हाइट से ऊपर उठ गया। ठीक है, तो जब ये 1000 मीटर की हाइट से फिर ऊपर उठा तो इसमें और अधिक एक्सपेंशन होगा। ठीक है, लेकिन अब जो इसका टेम्परेचर गिरेगा ना वो मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट से गिरेगा, यानी कि अब आफ्टर एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट इट्स टेम्परेचर जो इसका जो टेम्परेचर गिरेगा वो केवल 6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिरेगा, यानी कि अब जो इसका टेम्परेचर होगा वो घट के होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं, नीचे वाले पार्ट में देख रहे हैं कि आफ्टर एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट, हर एक 1000 मीटर हाइट पे यहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज कर रहा है। तो जब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डिक्रीज करे तो इसको कहेंगे ड्राई एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि इस हाइट पे आने के बाद इस टेम्परेचर पे एयर का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है। तो अब जब ये एयर ऊपर उठेगा ना तो अब ये 60 अब इसको हर एक 1000 मीटर के हाइट से ऊपर उठने पे इसमें टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो केवल 6 डिग्री सेंटीग्रेड से होगा। तो इसको कहेंगे मॉइस्ट एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई अभी जब ये ड्राई था, जब कंडेंसेशन नहीं हो रहा था तो आफ्टर एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर रहा था, लेकिन जब इस एयर में अब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है तो टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड से क्यों घट रहा है? इसका रीजन आप बहुत ही लॉजिक से समझ सकते हैं कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जब कंडेंसेशन होगा ना तो वाटर वेपर कन्वर्ट कर जाएगा वाटर मोलिक्यूल में, और चूंकि वाटर वेपर में अधिक हीट रहता है वाटर मोलिक्यूल के तुलना में, तो वाटर वेपर अपना हीट रिलीज करता है।
वो अपना हीट रिलीज करके एयर में छोड़ देता है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के कारण क्या होता है कि जब वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट किया ना, तो वेपर अपना एक्स्ट्रा हीट एयर में छोड़ दिया, और वेपर अपना जब एक्स्ट्रा हीट एयर में छोड़ दिया तो एयर थोड़ा सा वार्म हो गया। इसीलिए अब एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना गिर के 6 डिग्री सेंटीग्रेड से ही नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन होने के कारण इसमें लेटेंट हीट जुड़ते जाएगा। तो चूंकि इसमें थोड़ा थोड़ा लेटेंट हीट भी जुड़ते जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, तो एयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरने देगा, केवल 6 डिग्री सेंटीग्रेड से ही नीचे गिरेगा। तो इस तरह से हम लोग ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में हम बहुत ही लॉजिक से ये चीज को समझने की कोशिश किए कि व्हाट इज एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज क्या है, एडियाबेटिक और डायबिटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है। ये सिर्फ क्लाउड ही नहीं है, बिकॉज आगे जब भी आप क्लाउड पढ़िएगा तो क्लाउड तब बनता है जब कोई वार्म एंड मॉइस्ट एयर एडियाबेटिक प्रोसेस के कारण उसमें टेम्परेचर चेंज होता है। यानी कि कोई वार्म एंड मॉइस्ट एयर ऊपर उठेगा। ऊपर उठने का 3 कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कोई मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मतलब कि मान लीजिए कि एयर इधर से आ रहा है और किसी माउंटेन से टकरा गया, तो जब एयर किसी माउंटेन या अपलिफ्टेड प्लेटू वगैरह से टकरा गया तो मैकेनिकल बैरियर होने के कारण एयर ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और एयर ऊपर उठने के कारण उसमें एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन होने के कारण ऑब्वियस बात है कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस से उसका टेम्परेचर घटने लगता है। तो ऑब्वियस बात है अगर एडियाबेटिक प्रोसेस से उसका टेम्परेचर घटने लगेगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा एयर का, ठीक। दूसरा हो सकता है कोई वार्म एयर कन्वेक्शन के कारण ऊपर उठ गया, इतना गर्म हो गया कि गर्म होने के कारण वो सीधे ऊपर उठ गया, तो ठीक है, वो कन्वेक्शन के कारण ऊपर उठा, तो फिर से वही बात हो जाएगी, जैसे ऊपर उठेगा वो फैलेगा, एक्सपेंशन होगा तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरने के कारण जो होता है उसमें क्लाउड फॉर्म कर होता है, ठीक है। तीसरा हो सकता है साइक्लोन के कारण हो जाए। साइक्लोन में भी एयर ऊपर उठता है, ठीक है, तो उसमें भी आपको एक्सपेंशन होगा ऊपर उठने के बाद, और एडियाबेटिक प्रोसेस से टेम्परेचर चेंज कर जाएगा। तो अगर हम लोग क्लाउड की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो क्लाउड यूजुअली हमेशा तब बनता है जब कोई एयर एडियाबेटिक प्रोसेस से कूलिंग होता है। डायबिटिक प्रोसेस से कूलिंग होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। डायबिटिक प्रोसेस से कूलिंग होने के बाद आपको फॉग लग सकता है, आपको ड्यू बन सकता है, फ्रॉस्ट लग सकता है, लेकिन क्लाउड नहीं लगता है। क्लाउड बनने के लिए एयर को एडियाबेटिक प्रोसेस से कूलिंग होना होगा, उसका टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस से आएगा, डायबिटिक प्रोसेस से नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस वगैरह को देखिएगा तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि क्लाउड ऑलवेज फॉर्म्स ड्यू टू एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ एयर, ठीक है, नॉट ड्यू टू डायबिटिक कूलिंग ऑफ एयर। Due to diabetic cooling of air, you can have frost, you can have fog, you can have dew, you can have mist, all these things. But if cloud forms, then there must be having the adiabatic change of temperature. ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि क्लाउड क्या है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में अभी तक ये सब पढ़ चुके हैं कि छोटा सा ये पैराग्राफ था, लेकिन इसको हम लोग सही तरीका से समझे। Clouds are the most visible form of condensation. It is the aggregation of water droplet and ice crystals usually formed at considerable elevation. It forms due to adiabatic cooling of air. तो इसमें जो आपको की पॉइंट था वो एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ एयर था। इसको हम लोगों को समझना था कि व्हाट इज एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ एयर। वंस वी हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ एयर, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द अनदर पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ क्लाउड, कि क्लाउड कितने तरह का होता है, ठीक है। तो क्लाउड के टाइप्स को जानने के लिए यूजुअली हम लोग 10 टाइप्स ऑफ क्लाउड को पढ़ते हैं, तो 10 टाइप्स ऑफ क्लाउड को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको सर्टेन सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आप लोगों को जानना होगा। जो सफिक्स और प्रीफिक्स ये डिसाइड करता है ये क्लाउड, अगर आप सफिक्स और प्रीफिक्स का मीनिंग ठीक से जान रहे हैं ना, तो वो क्लाउड से आप किस तरह का वेदर होगा आप आसानी से उसको कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। एक बार अगर हम लोग अब ये जान गए हैं कि व्हाट इज एडियाबेटिक और डायबिटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज क्लाउड, अब हम लोग मूव करते हैं अगले पार्ट पे, दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ क्लाउड। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ क्लाउड की बात करेंगे ना, तो हाइट के आधार पे यूजुअली 10 टाइप्स ऑफ क्लाउड है। पहले तो हम लोग 3 तरह का हाइट क्लाउड मानते हैं, एक जिसको कहा जाता है हाई क्लाउड, दूसरा जिसको कहते हैं मिडिल क्लाउड, तीसरा जिसको कहते हैं लो क्लाउड, ठीक है। बट ये सब समझने से पहले हम क्लाउड में सर्टेन सफिक्स और प्रीफिक्स मिला हुआ रहता है। जैसे कि ये सर्टेन नाम है, इसको आपस में मिला के क्लाउड का नाम बनाया जाता है। जैसे अगर नाम में साइरस लग जाए तो साइरस टाइप ऑफ क्लाउड जो कोई भी होगा, जिस क्लाउड में साइरस लगा, साइरस, साइरो, ये सब तरह का नाम अगर लग जाए
तो ये हाई क्लाउड के लिए, ये क्लाउड हमेशा 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर से ऊपर की हाइट पे मिलेगा। यूजुअली 5 to 8 किलोमीटर के हाइट पे यूजुअली सच टाइप ऑफ क्लाउड्स आर फॉर्म, और ये हमेशा व्हाइट कलर का होगा। व्हाइट कलर का इसमें ये इसीलिए होता है कि इतने हाइट पे उठने के बाद अगर कोई भी 5 किलोमीटर की हाइट पे उठ जाए, तो इतना हाइट उठने के बाद क्या होता है कि ये जो क्लाउड है ना, यूजुअली ये हो जाता है, आपको टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि कंडेंसेशन जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होने लगता है। और फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होने के कारण क्या होता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होने के कारण क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर वेपर मोस्टली आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होता है। तो ये जो हाई क्लाउड होता है ये यूजुअली व्हाइट कलर का होगा। ये सामान्य तौर पे अक्सर आपको सफेद दिखेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि दिस, अगर नाम में साइरस लग जाए तो ये व्हाइट क्लाउड होगा और ये काफी हाई हाइट का होगा, और इससे यूजुअली रेन नहीं होता है। ठीक है, इससे किसी भी तरह का रेन नहीं होता, इसलिए इसमें लिखे हैं कि दिस वर्ड इज यूजुअली रेफर्ड टू एज अ हाई एल्टीट्यूड क्लाउड, ऐसे क्लाउड के लिए जिसकी ऊंचाई काफी अधिक है। ठीक है, इट इज व्हाइट इन अपीयरेंस बिकॉज इट इज मेड विथ आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, ये अपने अपीयरेंस में व्हाइट होता है बिकॉज इसमें आइस क्रिस्टल्स होता है, और ये 5 किलोमीटर से ऊपर के हाइट पे यूजुअली बनता है, तो जिसके कारण जो है टेम्परेचर एयर का काफी कम हो जाएगा और आइस वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर। दूसरा, क्लाउड में अक्सर लगा रहेगा क्यूमुलस, है ना। अगर क्लाउड में क्यूमुलस लगा रहे तो क्यूमुलस का अर्थ होता है कि ये ऊल के जैसे दिखेगा, जैसे इस तरह का क्लाउड दिखने वाला जो क्लाउड होता है ये क्यूमुलस होता है। ठीक है, ये ऊल के जैसे दिखेगा, ऊल पैक के जैसे। तो अब मान लीजिए कि कहते हैं साइरो क्यूमुलस, दोनों को मिला के क्लाउड बना देंगे। तो साइरो का अर्थ हुआ कि साइरस से लिया गया, यानी कि हाई एल्टीट्यूड क्लाउड होगा, कलर व्हाइट होगा, आइस क्रिस्टल्स होगा उसमें, और क्यूमुलस मतलब ये ऊल पैक के जैसे दिखेगा। ठीक है, तो व्हाइट कलर का क्लाउड अगर स्काई में ऊल पैक के जैसे दिखे तो इसको साइरो क्यूमुलस कह देंगे, है ना। दोनों मिला के एक क्लाउड बना लिए हम लोग। ठीक, और व्हाइट कलर का किसी भी क्लाउड से रेन नहीं होता है। ठीक है, और इसका साथ में ये भी लिखा है कि जो क्यूमुलस क्लाउड होता है इट लुक्स लाइक कॉटन वूल एंड दे हैव फ्लैट बेस। इसका बेस जो होता है ये हमेशा फ्लैट होगा इस तरह से। ठीक है, तीसरा होता है जिसमें क्लाउड में लगता है स्ट्रेटस क्लाउड। अगर क्लाउड में स्ट्रेटस लगा जाए तो ये लेयर्ड क्लाउड होता है, जैसे कि परत के जैसे होगा, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह से ये क्लाउड होता है। तो ये जो क्लाउड होता है ना ये लेयर्ड होता है, इस तरह से एक लेयर का हो गया क्लाउड, इसके ऊपर जो हो सकता है आपको दूसरा लेयर का क्लाउड हो जाए। ठीक है, तो ये लेयर्ड क्लाउड होता है। तो लेयर्ड क्लाउड वगैरह के लिए हम लोग यूजुअली स्ट्रेटस लिखते हैं। ठीक, अब जैसे नाम लग जाए साइरो स्ट्रेटस, तो साइरो स्ट्रेटस का अर्थ हुआ कि साइरस क्लाउड है ये। साइरस क्लाउड यानी व्हाइट कलर का क्लाउड होगा, आइस क्रिस्टल्स से बना होगा। ठीक है, लेकिन ये लेयर्ड होगा, स्काई में लेयर के जैसे होगा, परत के जैसे बिछा हुआ होगा, चादर के जैसे बिछा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेयर्ड स्ट्रेटस क्लाउड में यूज करते हैं। क्लाउड में एक तीसरा वर्ड यूज होता है, नेक्स्ट वर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं निम्बस। निम्बस मतलब होता है रेन बियरिंग। रेन बियरिंग मतलब वह चीज जो रेन लेके आए। तो जिस भी क्लाउड में निम्बस लग जाए आप समझ जाइएगा उस क्लाउड से रेन होगा। जैसे कि क्यूमुलो निम्बस, तो क्यूमुलो निम्बस का अर्थ हुआ कि क्लाउड ऊल पैक के जैसे होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इससे रेन होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड लग गया, तो इससे आप समझ जाइए कि अगर क्लाउड में निम्बस वर्ड लग गया तो उससे रेन होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि इट इज अ रेन बियरिंग क्लाउड दैट लुक्स डार्क ग्रे। ठीक है, ये डार्क ग्रे कलर का दिखता है, या ये कंप्लीट ब्लैक भी दिख सकता है, और ये एक्सट्रीमली डेंस होता है। ठीक है, डेंस होने के कारण इससे जो रेन होता है वो काफी अधिक होता है। जैसे स्ट्रेटो निम्बो स्ट्रेटस, तो निम्बो स्ट्रेटस अगर लग गया तो क्लाउड में निम्बस लगा है, इसका अर्थ है कि रेन होगा। स्ट्रेटस मतलब कि डार्क क्लाउड है जो लेयर के जैसा बिछा है। ठीक है, और इससे रेन काफी अधिक होगा। एक और क्लाउड में प्रीफिक्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्टो। अल्टो मतलब मिडिल हाइट, ये हाइट को दिखाता है, अल्टो हाइट को शो करता है। ठीक है, तो मिडिल हाइट का जितना भी क्लाउड है ना उसमें अल्टो लगता है। ठीक है, जैसे अल्टो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस, इस तरह का जो है ना हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्लाउड में पहले कुछ तरह का सफिक्स और प्रीफिक्स यूज होगा, जैसे साइरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस, अल्टो, ये सब तरह का चीज। ठीक, अब हम इस सभी को आपस में मिला के क्लाउड को बनाएंगे।
यहां से शुरू करते हैं। क्लाउड, यहां पे हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाइट के आधार पे यूजुअली जो क्लाउड होता है ना वो 3 तरह का होता है। एक जिसको कहते हैं हम लोग हाई क्लाउड, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल क्लाउड, तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं लो क्लाउड। ठीक है, अब हाई क्लाउड जो होगा यूजुअली इसका हाइट तो बदलते रहता है, बट यूजुअली हाई क्लाउड 5 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर के हाइट पे होता है। ठीक है, हाई क्लाउड अगर ट्रॉपिकल रीजन में है तो 5 टू 8 किलोमीटर के हाइट पे मिलेगा ये। अगर ये मिडिल लैटिट्यूड पे है, मिडिल लैटिट्यूड मतलब 40-45 डिग्री वगैरह के आसपास के लैटिट्यूड पे है, तो इसका हाइट 5 टू 7 किलोमीटर हो सकता है। अगर ये पोलर एरिया में है तो इसका हाइट 3 टू 5 किलोमीटर हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया की ओर जाइएगा हाई क्लाउड का हाइट घटते जाता है। ठीक है, बट इतना स्पेसिफिक हम लोग नहीं जानेंगे, मोटा मोटी जान लीजिए कि 5 टू 8 किलोमीटर के हाइट पे जो क्लाउड मिलता है उसको हाई क्लाउड कहेंगे। 4 टू 7 किलोमीटर के हाइट पे जो क्लाउड मिलता है उसको हम लोग यूजुअली मिडिल क्लाउड कहते हैं। ठीक है, और लो क्लाउड जो होता है ना ये अप टू 2000 मीटर से होता है। यूजुअली 2000 मीटर तक मिडिल क्लाउड होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्लाउड को हम लोग हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड और लो क्लाउड के नाम से हम लोग यूजुअली जानते हैं। ठीक है, तो इसको जरा हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग हाई क्लाउड की बात करते हैं। हाई क्लाउड 5 किलोमीटर से 13 किलोमीटर की हाइट तक यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, लेकिन इसको 5 किलोमीटर से आप 8 किलोमीटर की हाइट तक रख लीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्लाउड आएगा हाई क्लाउड में जिसको हम लोग कहते हैं साइरस क्लाउड। हाई क्लाउड में यूजुअली आपको 3 तरह का क्लाउड आता है। एक आएगा जिसको कहते हैं साइरस क्लाउड, जिसके बारे में ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। दूसरा होगा जिसको हम लोग कहते हैं साइरोक्यूमुलस क्लाउड, और तीसरा हम लोग कहते हैं साइरोस्ट्रेटस क्लाउड। ये 3 क्लाउड है। ठीक है, 5 किलोमीटर से ऊपर की हाइट पे ही हमेशा आपको मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं साइरस क्लाउड के, तो इसके बारे में हम आपको बता दिए थे कि अगर क्लाउड में साइरस लग गया तो ये व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि 5 किलोमीटर के हाइट पे ऊपर उठते उठते कोई भी एयर इतना ठंडा हो जाता है कि उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और जब उस एयर का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तो वाटर वेपर का अगर कंडेंसेशन भी होगा ना तो वो डायरेक्ट आइस में कन्वर्ट कर जाएगा और ये व्हाइट कलर का क्लाउड होगा। इसमें बहुत ही माइक्रो आइस क्रिस्टल्स सब एयर में फ्लोट करते रहता है, तो चूंकि आइस क्रिस्टल्स एयर में फ्लोट करते रहता है तो ये व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन नॉट एक्सक्लूसिवली आइस क्रिस्टल। आइस क्रिस्टल के साथ साथ वाटर वेपर ड्रॉपलेट भी हो सकता है, ये सब भी पॉसिबल है, लेकिन चूंकि इसमें आइस क्रिस्टल ज्यादा फ्लोट करता है इसीलिए इसका कलर जो होता है ये व्हाइट होता है। ठीक, अब साइरस क्लाउड के बारे में यहाँ पे लिखे हैं व्हाइट इन कलर, फाइब्रस हेयर लाइक अपीयरेंस, एकदम बाल के जैसे ये दिखेगा, एंड इट प्रोड्यूसेस ब्रिलियंट कलर, नो प्रेसिपिटेशन, इससे किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं होती। याद रखिए साइरस टाइप ऑफ क्लाउड कोई भी हाई क्लाउड कोई रेन नहीं कराएगा, ये क्लियर स्काई की सूचना देता है। इसको देखने से ये समझ में आता है कि स्काई जो है आपको क्लियर है, इट शोज क्लियर वेदर। बट समटाइम ये साइक्लोन्स, ये जो क्लाउड है ये साइक्लोन की आने की सूचना भी देता है। समटाइम साइक्लोन आने से पहले आप स्काई में साइरस क्लाउड दिखने लगता है। तो कई बार हम लोग अब साइक्लोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे क्लाउड धीरे धीरे करके चेंज करता है, स्पेशली टेम्परेट साइक्लोन में और ट्रॉपिकल साइक्लोन में। तो हाई क्लाउड में साइरस जो है ये साइक्लोन के अराइवल की सूचना दे सकता है। ठीक है, अब इसका अगर डायग्राम फिगर देखना चाहते हैं तो ये जो क्लाउड आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, सच टाइप ऑफ क्लाउड इज एक्चुअली नोन एज साइरस क्लाउड। यही है साइरस क्लाउड। तो आप देख रहे हैं कि ये हेयर लाइक अपीयरेंस है। ठीक है, ये हेयर के जैसे इस तरह से दिखता है। ठीक है, इस तरह से, और ये क्लाउड जो है एकदम व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का है। और इस तरह का क्लाउड अगर आप स्काई में देखते हैं तो आपको पता है कि क्लियर वेदर की सूचना है, इससे आपको रेन नहीं होने वाला है। व्हाइट कलर इसीलिए है बिकॉज इसमें आइस क्रिस्टल्स फ्लोट कर रहा है। ठीक है, एक बार हाई क्लाउड से निकलने के बाद हम लोग दूसरे क्लाउड पे चलते हैं जिसको कहते हैं साइरोक्यूमुलस क्लाउड। थोड़ा सा ये स्लाइड में चेंज है, ये साइरोक्यूमुलस क्लाउड है, ये सेकेंड टाइप ऑफ क्लाउड है।
ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ क्लाउड दैट अपीयर्स हाई इन द स्काई। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल white and fluffy appearance with distinct individual cloud plates that resembles cotton balls। ठीक है, तो अब इसमें देखिए नाम से समझिए, एक नाम है साइरो और दूसरा नाम है क्यूमुलस। हम आपको बताए थे कि अगर साइरो लगा है तो व्हाइट कलर हो जाएगा और क्यूमुलस लगा है तो कॉटन ऊल के जैसे होगा, इस तरह से होगा, फ्लैट बेस होगा और इस तरह से होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो साइरस है तो क्लाउड जो है ये व्हाइट कलर का होगा और हाइट काफी अधिक होगा, बट चूंकि क्यूमुलस है तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और इस तरह से ये दिखने के कारण जब ये ग्रुप में रहता है ना, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये आपको याद रखना है, इट प्रोड्यूसेस मैकरल स्काई। ये मैकरल स्काई को प्रोड्यूस करता है। मैकरल स्काई किसको कहते हैं कि लगेगा खेत जैसे, प्लग्ड फील्ड के जैसे, जुता हुआ खेत के जैसे दिखेगा, लगेगा जो स्काई है उस पर प्लगिंग हो गया, वो एक फील्ड के, एग्रीकल्चरल फील्ड के जैसे दिखने लगता है, इसीलिए उसको मैकरल स्काई भी कहते हैं। ठीक है, these clouds are made up of teeny water droplet and ice crystals and are often associated with fair weather। और इससे भी fair weather की सूचना होता है। However, they can sometime indicate an approaching storm। ये क्लाउड भी कई बार आपको स्टॉर्म की सूचना देता है जब ये क्लाउड आपको व्हाइट कलर के साथ साथ डार्क होने लगे, यानी जब इसका कलर व्हाइट से डार्क होने लगे, ठीक है, तो समझ जाइए कि ये साइक्लोन की सूचना दे रहा है, आने वाले टाइम में इससे स्टॉर्म आ सकता है। ठीक है, अगर डायग्राम में देखते हैं तो ये डायग्राम है इस तरह का, ये जो है ये साइरोक्यूमुलस क्लाउड का डायग्राम है। तो अगर इस डायग्राम को देखते हैं तो इसको कहते हैं साइरोक्यूमुलस। तो आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं ना, ये मैकरल स्काई, इसी स्काई को मैकरल स्काई कहते हैं, जो इस तरह का। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा क्लाउड है जिससे स्काई जो है वो मैकरल दिखता है। ठीक है, तो मैकरल स्काई दिखने के लिए आपको साइरोक्यूमुलस क्लाउड है और ये स्टॉर्म की सूचना भी दे सकता है। ठीक है, ये हुआ, लेकिन इस क्लाउड से अपने आप में कोई रेन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट हुआ जिसको कहते हैं साइरोस्ट्रेटस क्लाउड। हम बोले थे कि अब एक नाम इसमें साइरो है, दूसरा स्ट्रेटस है, तो ये दो नाम मिला के बन गया, एक तो साइरो, दूसरा स्ट्रेटस। ठीक है, तो साइरो का अर्थ हुआ व्हाइट कलर का क्लाउड, तो ये व्हाइट कलर का क्लाउड होगा लेकिन ये लेयर्ड में होगा इस तरह से। ठीक है, तो स्ट्रेटस मतलब लेयर्ड क्लाउड। एक तो व्हाइट कलर का क्लाउड है, दूसरा ये लेयर्ड क्लाउड है। इस क्लाउड को अगर करेंगे तो साइरो स्ट्रेटस क्लाउड इज अ हाई लेवल क्लाउड दैट इज थिन, ये पतला है, एंड ऑफन ट्रांसपेरेंट एंड कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल्स। आइस क्रिस्टल्स से तो मिला हुआ होगा ही, बिकॉज इसमें व्हाइट कलर का क्लाउड है, एंड इट यूजुअली कवर्स द इंटायर स्काई। ये स्काई में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ रहेगा, लेगा पूरा स्काई को कवर कर लिया है, एक चादर के जैसे बिछ गया है। ठीक है, और इसमें एक चीज समझिए, इसका जो एग्जाम लाइक क्वेश्चन है वो ये है कि इट ऑफन क्रिएट्स हेलो अराउंड द सन और मून। ये सन और मून के चारों ओर हेलो क्रिएट कर देता है। हेलो क्यों होता है ये हम आपको बताते हैं कि जो हेलो क्रिएट होता है ना, ये हेलो क्रिएट होने के पीछे का कारण है कि जो सनलाइट है, पहले समझिए हेलो किसको कहते हैं, इस डायग्राम में देखिए, ये जो आपका क्लाउड स्लाइड पे दिख रहा है ये हुआ साइरोस्ट्रेटस। आप देख रहे हैं कि साइरोस्ट्रेटस क्लाउड जो है ना ये काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो दूर दूर तक फैला हुआ होने के कारण इसको जो है ये कहते हैं। और ये जो सन, और यहाँ पे आपको सन है और ये मून है। ठीक है, तो सन और मून के चारों ओर जो ये आपको रेनबो, डिफरेंट कलर का, मल्टी कलर का एक सर्कल दिख रहा है ना, इसी को हम लोग यूजुअली हेलो कहते हैं। ये हेलो क्रिएट कर देता है सन और मून के चारों। ये क्या होता है कि देखो, अगर मान लो कि सनलाइट है, सन है और उसके सामने जो है ये साइरोस्ट्रेटस क्लाउड आ गया, तो ये सन है और इसके सामने साइरोस्ट्रेटस क्लाउड आता है, तो सन का रे जो होना है वो आइस क्रिस्टल से क्रॉस करता है। सन का रे आइस क्रिस्टल से क्रॉस करने के कारण हेक्सागोनल होता है आइस क्रिस्टल्स, और हेक्सागोनल होने के कारण सन रे को कई कलर में डिवाइड कर देता है, जिसके कारण ये रेनबो लाइक अपीयरेंस हो जाता है। ठीक है, चारों ओर आपको लगेगा रेनबो बना हुआ, रेनबो टाइप का बनेगा। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है कि ये सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण कि ये चारों ओर, सन और मून के चारों ओर जो है वो हेलो क्रिएट कर देता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा क्लाउड है जिसके कारण सन और मून के चारों ओर हेलो क्रिएट होता है, तो इस तरह के क्लाउड को हम लोग कहते हैं साइरोस्ट्रेटस। बट साइरोस्ट्रेटस से भी किसी भी प्रकार का रेन नहीं हो सकता है। ठीक है, बट याद रखिएगा कि साइरोस्ट्रेटस को लेके भी फिर एक बात याद रखिएगा कि इट ऑफन इंडिकेट एन अप्रोचिंग वार्म फ्रंट ऑफ प्रेसिपिटेशन।
वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट क्या है ये टेम्परेट साइक्लोन में जानेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि साइरोस्ट्रेटस क्लाउड जो है इट इंडिकेट्स साइक्लोन, इट इंडिकेट्स द अराइवल ऑफ साइक्लोन। ये शो करता है कि साइक्लोन आने वाला है। विशेषकर जो मिडिल लेटीट्यूड है ना, तो मिडिल लेटीट्यूड में हम लोगों को जो है सो टेम्परेट साइक्लोन आता है, वहां पे दो एयर मास मिलता है, वार्म और कोल्ड एयर मास। तो वार्म और कोल्ड एयर मास मिलने के कारण क्या होता है ना, मिडिल एयर जो है वहां पे कई फ्रंट बनता है, कोल्ड फ्रंट बनता है, वार्म फ्रंट बनता है। तो जब ये साइक्लोन आएगा ना, तो वार्म फ्रंट आने के पहले आपको साइरोस्ट्रेटस क्लाउड दिखेगा। ये साइरोस्ट्रेटस धीरे धीरे करके निम्बो स्टेटस में कन्वर्ट हो जाता है। जब साइरोस्ट्रेटस क्लाउड निम्बो स्टेटस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब रेन शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ है कि साइरोस्ट्रेटस क्लाउड आपको साइक्लोन की सूचना देता है। इसके कारण सन और मून के चारों ओर हेलो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन साइरोस्ट्रेटस क्लाउड खुद से वर्षा नहीं कराएगा। जब तक वो खुद पहले साइरोस्ट्रेटस जब तक रहेगा तब तक रेन नहीं होगा, लेकिन जब साइरोस्ट्रेटस निम्बो स्टेटस में कन्वर्ट कर जाएगा ना, तब रेन होने लगेगा, ठीक है। तो ये हुआ साइरोस्ट्रेटस। तीसरा हम लोग मिडिल लेटीट्यूड के, मिडिल हाइट के क्लाउड की बात करते हैं। तो मिडिल हाइट के क्लाउड में हमारे पास सबसे पहला क्लाउड है अल्टो क्यूमुलस क्लाउड। हम बोले थे कि अगर नाम में अल्टो लग जाए तो ये मिडिल हाइट के क्लाउड। यूजुअली ये 4 किलोमीटर वगैरह के हाइट पे मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। 4 से थोड़ा नीचे भी हो सकता है समटाइम, ठीक है। अब ये क्या है जरा हम लोग देख लें। इट इज नोन एज सिप क्लाउड। इसमें देखिए एक तो अल्टो है तो मिडिल हो गया, क्यूमुलस मतलब वही बात है। तो सीधी सी बात है कि अगर 4 किलोमीटर के हाइट पे क्यूमुलस क्लाउड मिलने लगे, ऐसा क्लाउड मिलने लगे जो ऊल पैक के जैसे, ठीक है, और ये 4 वगैरह किलोमीटर के हाइट पे मिले, तो इस तरह के क्लाउड्स को हम लोग अल्टो क्यूमुलस कहते हैं। इट अकर्स एट वेरियस लेवल साइमल्टेनियसली, इट डज नॉट कॉज रेन एंड यूजुअली इंडिकेट क्लियर वेदर, ठीक है। अगर डायग्राम देखिएगा तो ये जो क्लाउड आपका डायग्राम में दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्टो क्यूमुलस, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा व्हाइट और डार्क दोनों मिला रहेगा, ठीक है, क्योंकि हाइट 4 किलोमीटर से ऊपर है तो व्हाइट ही यूजुअली रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टो स्ट्रेटस। अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड जो है इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ स्काई, ये भी स्काई का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। सन और मून अपीयर्स एज ब्राइट शैडो, प्रेसिपिटेशन में फॉल इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल। अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड जो है इसमें आपको बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये भी वही जैसे हम बोले थे कि स्काई का ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेगा, और इसके पीछे से जो सन और मून दिखेगा ना, वो हमेशा एक व्हाइट स्पॉट के जैसे दिखेगा। मतलब क्लियर सन मून नहीं दिखेगा, आपको हमेशा लगेगा कि चमकता हुआ धब्बा है, व्हाइट कलर का कोई धब्बा है, कोई स्पॉट है जो पीछे से चमक रहा है। जैसे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये आपको अल्ट्रो स्ट्रेटस क्लाउड है। अल्ट्रो स्ट्रेटस क्लाउड में आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्काई को कवर किए हुए है, ऑलमोस्ट इट हैज कवर्ड द इंटायर स्काई। और साथ ही साथ इसके पीछे जो ये सन देख रहे हैं ना, ये व्हाइट कलर का एक धब्बा लगता है, जैसे व्हाइट कलर का एक ब्राइट लाइट है जो पीछे से दिख रहा है, बट क्लियर नहीं दिखता है सन ना मून, ठीक है। इस दूसरे डायग्राम में भी आपको दिखेगा ये पूरा स्काई को कवर किए हुए है। थोड़ा सा डार्क भी होता है ये, ठीक है, तो हल्का डार्क होने के कारण इसमें रेन हो सकता है, लेकिन रेन जो होता है वो ड्रिजल फॉर्म में होता है। और ये देखिए कि सन और मून जो है ये एकदम व्हाइट स्पॉट के जैसे दिखता है, ठीक है। तो इस तरह का क्लाउड को हम लोग कहेंगे अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है। अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड से अब हम लोग निकलेंगे। नेक्स्ट क्लाउड है जिसको हम लोग कहते हैं निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। देखिए निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड जो है ना, ये समटाइम लो क्लाउड के रूप में भी ट्रीट किया जाता है। इसको समटाइम हम लोग लो क्लाउड के रूप में भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। कई बुक में इसको लो क्लाउड देगा। इसमें जैसा कि नाम बता दिया है, एक नाम है निम्बो, दूसरा है स्ट्रेटस। तो अगर इसमें निम्बो लग गया तो निम्बो का अर्थ ही होता है कि ये क्लाउड रेन लेके आएगा, इससे आपको बारिश होगी, ठीक है। और चूंकि ये स्टेटस है तो ये डार्क कलर का क्लाउड होता है जो कि लेयर्ड वाइज होता है, परत दर परत होता है, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह से ये लेयर वाइज स्काई को कवर किए हुए रहता है। चलिए पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये जो क्लाउड दिखता है ना, इसको हम लोग निम्बो स्टेटस कहते हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ क्लाउड आर यूजुअली नोन एज निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड, है ना।
तो देख रहे हैं कि एक लेयर के जैसे है, परत के जैसे है और डार्क कलर का। और आप लोग यूजुअली ये क्लाउड हम लोग अक्सर देखते रहते हैं और ये जानते हैं कि ये क्लाउड से रेन होती है। ये निम्बो है। निम्बो मतलब हम बोले थे कि निम्बस मतलब कि जो रेन लेके आए, और इस क्लाउड से आपको रेन होगा। सामान्य से लेके मॉडरेट से लेकर एक है जो ड्रिजल फॉर्म में भी रेन हो सकता है, मॉडरेट फॉर्म में भी रेन हो सकता है। बट निम्बो स्टेटस से जो रेन होगा ये लॉन्ग टाइम होगा, लंबे समय तक आपको बारिश हो सकती है। ठीक है। निम्बो स्टेटस क्लाउड आर टाइप ऑफ लो लेवल क्लाउड। इसको लो लेवल क्लाउड भी कई बार हम लोग मानते हैं। दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म ग्रे और व्हाइट अपीयरेंस। यूजुअली व्हाइट नहीं होता है, ये ग्रे अपीयरेंस का होता है। These clouds typically form at an altitude of 2000 meter to 7000 और 600 to 2100 मीटर। 2100 मीटर यूजुअली इसको यहाँ पे जो हम लोग रखे हैं वो निम्न लो क्लाउड के रूप में रखे हैं, बट इसको मिडिल क्लाउड में भी सब इंटेंसिव वगैरह यूज किया है। ठीक है। एंड आर ऑफन एसोसिएटेड विथ लाइट टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन सच एज रेन और ड्रिजल। ठीक है। लाइट प्रेसिपिटेशन होगा, मॉडरेट होगा, और प्रेसिपिटेशन जो होगा वो लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो इस तरह से हुआ निम्बो स्टेटस क्लाउड। ये जो इसमें नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दीज क्लाउड्स आर ऑफन फाउंड इन द मिडिल लैटिट्यूड। मिडिल लैटिट्यूड यानी कि 40-45 डिग्री वगैरह के लैटिट्यूड पे जो है रेन होता है ना, वो निम्बो स्टेटस क्लाउड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है। और वहां पे काफी लॉन्ग टाइम तक रेन होगा। बट निम्बो स्टेटस क्लाउड से हैवी रेन नहीं होता है। यूजुअली हैवी रेन कम होता है। रेन जो होता है थोड़ा मॉडरेट लेवल पे होगा, या रेन जो होगा आपको लाइट होगा, जिसके लिए कि सॉइल जो है उस रेन को एब्जॉर्ब करता है। रेन वाटर को जब उसको एब्जॉर्ब करता है तो सॉइल की हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है। ठीक है। इसीलिए मिडिल लैटिट्यूड पे चूंकि निम्बो स्टेटस क्लाउड से ज्यादा रेन होता है तो वहां पे जो सॉइल इरोजन होता है वो कम होता है। ठीक है। दीज क्लाउड्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद विर्गा टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। बट इसमें विर्गा टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रेसिपिटेशन चैप्टर से आएगा। तो प्रेसिपिटेशन चैप्टर से आएगा तो उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज विर्गा, विर्गा किसको कहते हैं। ठीक है। निम्बो स्टेटस से निकले, अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ये लो क्लाउड को पढ़ेंगे। अब आगे जो भी पढ़ने वाले हैं ये लो क्लाउड पढ़ने। लो क्लाउड जो होता है ये अप टू 2000 मीटर ऑफ हाइट, सरफेस से लेके, अर्थ के सरफेस से लेके 2000 मीटर के हाइट की ऊंचाई तक जो है, 2000 मीटर की हाइट तक जो क्लाउड मिलता है यूजुअली लो क्लाउड कहलाता है। ठीक है। इसमें सबसे पहला क्लाउड आता है स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस चूंकि इसका हाइट कम होता है तो ये व्हाइट कलर का नहीं होगा। ये यूजुअली जो होगा डार्क ग्रे होगा, या डार्क कलर का होगा, या ग्रे कलर का होगा। ठीक है। स्ट्रेटस क्लाउड इज अ लो लेवल क्लाउड दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट एंड यूनिफॉर्म ग्रे, नॉट व्हाइट अपीयरेंस। They are composed with several uniform layers. These clouds are typically found at low latitude. ठीक है। ये तो हम बता ही लिए। Stratus cloud can cover large area of the sky and persist long period of time, sometimes produced period of rain or drizzle. ये prolonged rain करा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और when stratus cloud is associated with snow or rain, they are known as nimbo stratus. वही बात है, nimbo stratus के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है। डायग्राम स्टेटस क्लाउड का आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला जो डायग्राम है ये स्टेटस क्लाउड का। ठीक है। तो ये स्टेटस क्लाउड हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड। ऑब्वियस बात है, इस नाम है स्ट्रेटो, दूसरा है क्यूमुलस। यानी कि स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड इज अ लो लेवल क्लाउड दैट इज रिलेटिवली फ्लैट एंड अपीयर्स एज अ लेयर और पैच इन द स्काई। इट इज यूजुअली व्हाइट और ग्रे। व्हाइट को हटा दीजिएगा, लो में किसी में व्हाइट नहीं होगा। In color and can cover a large portion of the sky. Stratocumulus clouds are not typically associated with precipitation, but they can sometimes give rise to light rain or drizzle. Usually जान लीजिए कि स्ट्रेटोक्यूमुलस जो है ना वो किसी भी तरह का प्रेसिपिटेशन नहीं देता है। स्ट्रेटो और क्यूमुलस यानी कि पहली बात है कि ये तो लेयर्ड क्लाउड होगा इस तरह से, लेकिन क्यूमुलस होगा। एक तो ऊल के पूल पैक के जैसे होगा लेकिन इस तरह से लेयर्ड होगा। स्टेटस होने के कारण ये लेयर्ड होगा, कई लेयर में मिलेगा, कई परत में मिलेगा, लेकिन ऊल पैक के जैसे। यहाँ पे देखिए ये जो क्लाउड आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रेटोक्यूमुलस है। यूजुअली ये रेन उतना नहीं कराता है। ठीक है। तो ये रेन के लिए नहीं जाना जाता। नेक्स्ट क्लाउड है क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस जैसा कि इसमें नाम लग गया क्यूमुलस, तो ऑब्वियस बात है कि ये ऊल पैक के जैसे होगा, इस फ्लैट बेस होगा और इस तरह से ये ऊल पैक के जैसे होगा।
और ये डोम शेप होगा, ऊपर में लेगा जैसे गुंबद है, ठीक है। तो डोम शेप होता है। दे आर व्हाइट वूल पैक क्लाउड मासेस, दे आर एसोसिएटेड विद फेयर वेदर। इससे जो है ये फेयर वेदर की सूचना देता है, यानी कि रेनफॉल इससे नहीं होता है। डायग्राम में ये देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी इसका बेस देखिए फ्लैट है, और जैसे ये क्लाउड ऊपर उठा है तो इस तरह से है, तो चूंकि ये क्यूमुलस है तो इसीलिए ये ऊल पैक के जैसे लगता है, ठीक है। ऊपर जो है ये डोम शेप, ठीक है। इससे रेन नहीं होता है, क्लियर वेदर की सूचना है, फेयर वेदर की सूचना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लाउड जो पढ़ते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लाउड हम लोगों का है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। जैसा कि इसमें नाम में लगा दिया है कि एक नाम है क्यूमुलो, दूसरा है निम्बस। क्यूमुलो मतलब ऊल पैक के जैसे होगा, और निम्बस मतलब इससे काफी बारिश होगा। ये जो क्लाउड है ना, ये हैवी रेन के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये क्लाउड आपको पहले इसके बारे में देख लें कि दीज आर थंडर स्टॉर्म क्लाउड, यानी कि इस क्लाउड से ना सिर्फ आपको हैवी रेन होगा, हैवी रेन के साथ इसमें थंडर स्टॉर्म भी जनरेट करेगा, लाइटनिंग भी होगा, हेल स्टॉर्म भी आएगा, यानी कि इसमें तेज बारिश के कारण जो तेज बारिश ही नहीं होगा, इसके साथ साथ इसमें तेज बिजली भी चमकेगा, ठीक है। लाइटनिंग होगा, थंडर स्टॉर्म होगा, बादल काफी गरजेगा, और साथ ही साथ इससे जो बारिश होती है ना, उस बारिश में कई बार आपको हेल भी गिरता है, यानी ओलावृष्टि भी होता है, हेल स्टॉर्म भी आ जाता है, ठीक है। इसके कारण दे शो ग्रेट वर्टिकल डेवलपमेंट। इस क्लाउड का एक नेचर है, ये वर्टिकली बहुत ऊंचाई पे फैला हुआ है, ठीक है। इसका वर्टिकल एक्सटेंशन बहुत ऊपर ऊंचाई तक होता है। जैसे कि इस तरह का देखिए, ये जो क्लाउड यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्लाउड है आपको क्यूमुलोनिम्बस। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्लाउड इस तरह से होगा, और ये वर्टिकल एक्सटेंशन इस क्लाउड का बहुत ज्यादा होता है। इतना वर्टिकल एक्सटेंशन होता है कि समटाइम ये इंटायर ट्रोपोस्फेयर को कवर कर सकता है, ठीक है। ये स्टार्ट होगा 2000 मीटर से और पूरे के पूरे ट्रोपोस्फेयर पे चला जा सकता है, ठीक है। और इसके अलग अलग हाइट पे अलग अलग चीज बनता है जो हम लोग प्रेसिपिटेशन में देखेंगे। ऊपर के हाइट पे टेम्परेचर काफी कम रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि आइस क्रिस्टल्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। आइस क्रिस्टल्स जब ये नीचे आता है तो नीचे का लेयर वार्म होने के कारण ये मेल्ट कर जाता है और रेन ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि प्रेसिपिटेशन में कैसे होता है, आइस क्रिस्टल्स कैसे बनता है। बट इस क्लाउड को लेके 3-4 चीज जान लीजिए कि जो आपको निम्बो स्टेटस क्लाउड है वो आपको हैवी रेन कराता है, ठीक है, विथ लाइटनिंग एंड थंडर। यहाँ पे हेल स्टॉर्म भी होगा। ये शॉर्ट ड्यूरेशन रेन के लिए भी जाना जाता है। कि जैसे कि अगर 2 ही 3 घंटा ये बारिश करेगा तो हो सकता है 2-3 घंटा में ही ये इतना बारिश कर दे कि लगेगा पूरा एरिया में फ्लड आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, इसका अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि कौन सा ऐसा क्लाउड है जिसका वर्टिकल एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होता है, वर्टिकली सबसे ज्यादा फैलता है, तो वो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। कौन सा ऐसा क्लाउड है जिसमें थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म ये काफी बनता है, शॉर्ट टाइम में ही काफी अधिक वर्षा करा देता है। तो इस तरह की चीज को हम लोग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, ठीक है। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को क्लाउड बर्स्ट नहीं समझिएगा, क्लाउड बर्स्ट अलग चीज है, ठीक है। उसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है ये एक तरह का क्लाउड है जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में हैवी रेन होता है, बट इट इज नॉट क्लाउड बर्स्ट। ये बादल फटने से नहीं संबंधित है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको वहां पे अलग रखिएगा। बादल फटना एक अलग घटना है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी किसी दिन चर्चा कर देंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखे। आज के क्लास में हम लोग जाने की व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड कितने तरह का होता है, व्हाट इज एडियाबेटिक एंड डायबिटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। इस क्लास के दौरान हम लोग इस चीज को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना है तो हमको समझ जाना है कि आखिर ये किस चीज से संबंधित है। निम्बो स्टेटस क्लाउड बना है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे कितना रेन होगा, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग यहीं पे आज इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको प्रेसिपिटेशन चैप्टर को बताएंगे जिसमें रेनफॉल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।